नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि प्रत्याशियों के ऐलान में बीजेपी ने कांग्रेस से एक कदम आगे बढ़ते हुए दोनों ही राज्यों की हारी हुई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही मध्य प्रदेश की 39 और छत्तीसगढ़ की 21 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 39 सीटें वो हैं जहां मौजूदा समय में कांग्रेस का कब्जा है। इनमें भी ज्यादातर वो सीटें हैं जहां बीजेपी लगातार 2 बार से चुनाव हार रही है। आपको बता दें कि बीजेपी ने भोपाल मध्य से ध्रुव नारायण सिंह और भोपाल उत्तर से आलोक शर्मा को टिकट दिया है। आपको ये भी बता दें कि इंदौर के राऊ से मधु वर्मा मैदान में उतारे गए हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि भिंड के गोहद से लाल सिंह आर्य को टिकट दिया गया है, जबकि पिछौर सीट से प्रीतम लोधी को मैदान में उतारा है। छतरपुर से पूर्व मंत्री ललिता यादव, चाचौड़ा से प्रियंका मीणा को मौका दिया गया है। सुमावली से सिंधिया समर्थक अदल सिंह कसाना को टिकट मिला है। आपको बता दें कि पेटलावाद से निर्मला भूरिया को उतारा गया है। दरअसल बुधवार को दिल्ली में हुई बीजेपी का केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। आज हम इसी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश की 39 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। सलभगढ़ से सरला विजेंद्र रावत है, सुमावली से ऐंदल सिंह कसाना, गोहद से लाल सिंह आर्य, पिछोर से प्रीतम लोधी, चाचौड़ा से प्रियंका मीणा, चंदेरी से जगन्नाथ सिंह रघुवंशी, मंडा से वीरेंद्र सिंह लंबरदार, महाराजपुर से कामाख्या प्रताप सिंह, छतरपुर से ललिता यादव, पथरिया से लखन पटेल, गन्नौर से राजेश कुमार वर्मा, चित्रकूट से सुरेंद्र सिंह गहरावार, पुष्पराजगढ़ से हीरा सिंह श्याम, बड़वारा से धीरेन्द्र सिंह, बरगी से नीरज ठाकुर, जबलपुर पूर्व से अंचल सोनकर, बैहर से भगत सिंह नेताम, शाहपुरा से ओम प्रकाश दुर्वे, बिछिया से डॉक्टर विजयानंद मरावी, लांजी से राजकुमार करर्य, बरघाट से कमल मुस्कोले, गोटेगांव से महेंद्र नागेश, सोसर से नाना भाऊ मोहोड, ये मध्य प्रदेश की जो 39 सीट आ रही हैं, आपको बता दें ये काफी इसलिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती हैं क्योंकि ज्यादातर सीटें ऐसी जहां पर बीजेपी 2 बार हार भी चुकी है। आपको बता दें अब आने वाले समय में इलेक्शन है, उसके मद्देनजर तैयारियां दोनों ही पार्टी कर रही है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुलरेज शेख है, बीजेपी प्रवक्ता है, आपका स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज पर। और आरपी सिंह है, कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले गुलरेज जी, आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से देखिए अब भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरी तैयारी कर रही है, खास तौर पर मध्य प्रदेश की 39 सीट ऐसी है जहां पर या तो कांग्रेस पार्टी का कब्जा है या ऐसी कुछ सीटें हैं जहां पर 2 बार बीजेपी हार भी चुकी है। उन सीटों पर वहां पर इस बार पुरजोर तरीके से कोशिश यहां पर की जा रही है। कुछ नए प्रत्याशी हैं जिनके नाम भी यहां पर सामने आ रहे हैं। अब किस
देखिए, रूपरेखा की बात नहीं है। जिन जिन सीटों पर भी स्थानीय संगठन, प्रदेश संगठन और राष्ट्रीय संगठन, इन तीनों में एक नाम के ऊपर हामी बन गई, वहां पर घोषणा कर दी। बाकी सीटों पर भी आप देखेंगे कि लगातार अभी इस प्रकार की सूचियां आएंगी, जल्दी से जल्दी और भी सूचियां आएंगी और अन्य कार्यकर्ताओं की भी जो घोषणा होनी है वो भी हो जाएगी। आप ये देखिए कि कितनी मुस्तैदी के साथ और कितनी एकजुटता के साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है और हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। इतना प्रिपेयर्ड है कि 51% मिनिमम हमको वोट मिलना है और 2/3 मेजोरिटी से हमको बहुमत लेकर आना है। तो उसके लिए कार्यरत है पार्टी और पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरह कदम ताल कर रही है और उसके परिणाम भी दिखेंगे। आज भी आपने देखा कि कहीं पर भी कोई भी ऐसा स्वर नहीं उठा, क्योंकि हर सीट के ऊपर मल्टीपल उम्मीदवार थे जो टिकट की उम्मीद करते हैं। एक किसी का नाम सिलेक्ट होता है, लेकिन सारी सीटों पर सारे के सारे उम्मीदवार जिसका नाम सिलेक्ट हुआ उसके पीछे खड़े हो गए। ये एक अनुशासित पार्टी का लक्षण होता है जो भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदर्शित करती है। आप देखिए, इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी की भी हिम्मत नहीं हो रही है कि एक नाम को भी घोषित कर दे, क्योंकि जहां उन्होंने एक भी नाम घोषित किया तो जितना बड़ा इंप्लोजन, विस्फोट होगा, आंतरिक विस्फोट होगा कि चीथड़े उड़ जाएंगी कांग्रेस पार्टी के। लेकिन भाजपा जिस प्रकार से कदम ताल कर रही है एक अनुशासित दल की तरह, वो निश्चित रूप से इस चीज की गवाही देता है कि अभी आगामी चुनाव में 51% से ज्यादा ही हमको वोट मिलेगा और 2/3 मेजोरिटी सीटें मिलेंगी। ठीक है, अब देखिए ये तो वक्त ही बताएगा कि स्थिति क्या बनती है। आरपी सिंह लगातार बने हुए हैं। आरपी सिंह जी, इस तरीके से देखिए कांग्रेस पार्टी भी लगातार पुरजोर तरीके से कोशिश कर रही है और लगातार शीर्ष नेतृत्व भी आप लोगों का मध्य प्रदेश का रुख भी कर रहा है, लेकिन 39 सीट खास इसलिए हो जाती है क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि कुछ सीटों पर आपका कब्जा है या बीजेपी उस पर हार भी चुकी है। अब उन सीटों पर विशेष रूप से बीजेपी ध्यान दे रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इनकी पहली सूची आई है उसके लिए इनको बधाई है। इनका प्रेरोगेटिव है, इनका भारतीय जनता पार्टी का विशेष अधिकार है कि कब वो अपने प्रत्याशियों का नाम लेके आते हैं, इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है और ठीक है, हम स्वागत भी करते हैं। प्रजातंत्र का महोत्सव है, उसमें बिल्कुल स्वागत करते हैं। देखने वाली बात यह है कि ये जो 39 सीटें हैं, ये देखा जाए तो पूर्ण रूप से एक तरह का दुर्ग है कांग्रेस का। 38 तो हमारे पास, एक बीएसपी के पास, और आगामी समय में आप देखेंगे पूरी 39 की 39 सीटें जो है वो कांग्रेस की झोली में आएंगी। अब इसमें ऐसा क्या विशेष कर दिया, जैसे मेरे भाई बता रहे थे कि साहब बड़ी एकजुटता के साथ कार्य किया। 51% वोट कह रहे हैं वो इस बार भी। हाँ, बता रहा हूँ मैं, इत्मीनान से सुनिए मेरी बात को। इसमें 22 चेहरे बदले गए, 14 वही 2018 के हारे हुए व्यक्ति हैं, 4 इनके वो मंत्री हैं जो हारे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें लिस्ट में जो देखने वाली बात है वो ये है कि इसमें सिंधिया जी को डेंट किया गया है। ग्वालियर चंबल अंचल की आप बात करेंगे, गोहद सीट की बात करेंगे आप, तो रणवीर जाटव को बाहर कर दिया है इस लिस्ट से। मतलब 4 सीटों की घोषणा में एक सीट जो है वो सिंधिया जी की, और आप समझ सकते हैं किस प्रकार का टसल है। ये सारी की सारी 39 सीटें जो घोषित की हैं, ये आज भी भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि ये ऑलरेडी लूज कर चुके हैं। मेरे भाई गुलरेज पता नहीं कितने प्रतिशत की बात कर रहे थे, लेकिन हम तो सिर्फ आजकल मध्य प्रदेश से 50% की बात कर रहे हैं और जनता उसको स्वीकार कर रही है। ठीक है, गुलरेज जी बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, इन्होंने जो बात की ना, इनको 5% भी मतदान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इनकी सरकार मध्य प्रदेश की आवाम ने देखी। भ्रष्टाचार चरम पर था। हमारे जो सेक्रेटरीट था उसको दलाली का अड्डा इन्होंने बनाया था। बहन बेटियों की शादी के लड्डू ये चोट्टे खा गए थे। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एक सेकंड गुलरेज जी, प्रद्युम्न जी पहले इनको रोकिए। और आपको अगर बदतमीजी करनी है तो ग्वालियर मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। आपने क्या शब्द का उपयोग किया? आपने छोटे शब्द का उपयोग किया आपने। यही आपकी रीति नीति है। ये कोई बदतमीजी का शब्द नहीं है। ब्रज भाषा में ये शब्द आमूमन तौर पर बोला जाता है। और आप जो काम करोगे आप छोटे ही करोगे, करोगे। अरे एक करके क्या बोलेंगे? जनता आपको बोलती है। अरे आरपी सिंह जी, हमारे बोलने से क्या होता है? आवाम आपको बोलती है। अरे बहन बेटियों के जो लोग लड्डू खा जाए, किसानों का पैसा खा जाए। ठीक है, अब ठीक है, एक एक करके बात करिए, एक करके। देखिए, जो दर्शक देख रहे हो समझ ना पाए तो डिबेट का कोई मतलब रह नहीं जाता है।
अधिकारी कौन थे? ये सब कमलनाथ के ही लोग थे ना, करप्ट आपके। मत बौखलाइए, अरे इतना मत बौखलाइए, प्रवक्ता महोदय, मत हुई है कि अपनी आपने शब्दावली कहा, पर थोड़ा ध्यान दो। अच्छा ठीक है, रोकना चाहूंगा, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कुछ कहा है इस लिस्ट को लेकर, वो सुनवा देते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश अरे यार सऊदी ये नहीं छुपा दिया आपने। के प्रत्याशियों को लेकर के कल इलेक्शन कमेटी की दिल्ली के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में कल जो बैठक संपन्न हुई, उस बैठक में हुए निर्णय के साथ आज 39 विधानसभाओं के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने घोषित कर दिए हैं। मैं सभी प्रत्याशियों को बधाई देता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, माननीय अमित शाह जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 39 विधानसभाओं के प्रत्याशियों का चयन करके एक ऐसे प्रत्याशियों का चयन मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है जो आगामी आने वाले 2023 के चुनाव में विजय का परचम तो फहराएंगे ही, विजय के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प कि 2023 के अंदर 2023 की विजय के साथ 2047 का माननीय प्रधानमंत्री जी का वो भारत जो दुनिया के अंदर सिरमौर बनकर के खड़ा होगा, इस संकल्प को पूरा करने में इन सारे लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने सुना, जहां पर 39 सीटों को लेकर उनकी तरफ से प्रतिक्रिया जो है वो यहाँ पर दी गई है। उन्होंने कहा है कि ये सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं और जो नाम इस पर सामने आए वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इस बार जीत की उम्मीद पूरी है। ऐसे में खास मेहमान लगातार बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। आरपी सिंह जी, इस तरीके से लगातार प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के भी लगातार यही कह रहे हैं कि 39 सीटों पर जो नाम आए हैं उनसे पूरी उम्मीद है कि इस बार ये जीतते हुए ही नजर आएंगे। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ये 39 जो नाम आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं जिन्हें आगामी चुनाव में बलि का बकरा बनना है, इसलिए इनको आगे फ्रंट में रखा गया, क्योंकि ये पहले ऐसा दुर्ग है जिसको कभी भी मुझे लगता नहीं है कि लोग भेद पाए। और ये लिस्ट भी इसलिए जारी की, जैसे इन्होंने कहा निर्विवाद है, तो बलि का बकरा तो हमेशा निर्विवाद ही होता है। तो ये जितने 39 के 39 नेता हैं, सारे के सारे बलि के बकरे हैं। और आप देखेंगे, और मैं चुनौती के साथ बोल रहा हूं आज, कि आगामी चुनाव में आप देखिए 39 की 39 सीटें हम जीत कर आएंगे। गोले जी बोलिए। देखिए, अभी इन्होंने सरासर झूठ बोला मीडिया पर कि ये ऐसा दुर्ग है कांग्रेस पार्टी का जिसको हम कभी भेद नहीं पाए। अब मैं आपको सीट बाय सीट गिनाने जाता हूं तो आप देखिए, मध्य भोपाल में ध्रुव नारायण सिंह जी विधायक रह चुके हैं। सतीश मालवीय की उज्जैन की घटिया सीट से घोषणा होती है। सतीश मालवीय पिछली टर्म के पहले वहां के विधायक थे। तराना की सीट भी उसके पहले वाले टर्म में हमारे पास थी। तो ये गोहद से खुद लाल सिंह आर्य जी पहले भी विधायक रह चुके हैं और मंत्री भी बने थे। तो ये ऐसी सीटें हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं जीते हैं, कभी इनके पास रही है, कभी हमारे पास रही है। लेकिन एक बात सच है कि पिछले 5 सालों से हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जिनके आज घोषणा हुई है, लगातार आवाम के बीच में जाकर, इन सीटों पर जाकर उनके जो दुख दर्द होते हैं उनको ऊपर पहुंचाते हैं, अधिकारियों से समन्वय बिठाते हैं ताकि जनता का काम हो सके। और इसीलिए ये बात है कि ये ऐसे नाम जो घोषित हुए हैं कि जनता से, आवाम से, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। और इनका नाम इसीलिए मंडल की इकाई से, वार्ड की इकाई से, जिले की इकाई से, प्रदेश की इकाई से और राष्ट्रीय इकाई तक गया है। ठीक है, अब गोलरे जी एक देखिए बड़ा सवाल ये है कि अब देखिए, ये तो आपकी पार्टी का फैसला है,
ये तो आपकी पार्टी का फैसला है कि भाई टिकट किसको देनी है, क्या सूची बनानी है, ये पार्टी का फैसला है। लेकिन अगर मौजूदा स्थिति में हम बात कर लेते हैं तो बीजेपी तैयारी कर रही है, कांग्रेस भी तैयारी कर रही है, लेकिन कल जिस तरीके से तमाम बातें यहां पर सामने आई थी, दिग्विजय सिंह की तरफ से तमाम बातें यहां पर कही गई, हिंदुत्व कार्ड यहां पर खेला गया, उन्होंने कहा कि 81% तो भाई हिंदू ही हैं, तो इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। अगर उन पहलुओं पर हम बात कर लेते हैं तो जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो ये हिंदुत्व कार्ड खेलना, तमाम वादे करना, तमाम दावे करना, ये चीजें भी तो बड़ी अजीब लग जाती है ना। अब देखिए, टिकट की जो सूची आई वो एक अलग चीज है, लेकिन मौजूदा स्थिति में तैयारियों को लेकर जो अलग अलग बातें सामने आती दोनों पार्टी की तरफ से, उसको किस तरीके से समझा जाए? देखिए सर, जहां तक कांग्रेस पार्टी की और दिग्विजय सिंह जी की बात है, मजहब के रूप में चुनावी बातें कौन कर रहा है? बीजेपी नहीं कर रही। बीजेपी का हमेशा, देखिए, हम जो है वो है, हम छुपे हुए नहीं है, हम दो रंग के नहीं है, हमारा जो रंग है वो रंग है। लेकिन जब भी हम चुनाव लड़ते हैं ना, तो हमारी जो चुनावी प्लैंक जिसको कहते हैं, वो हमेशा डेवलपमेंट की होती है। वो कांग्रेस की देखिए, कमलनाथ जी कुछ और बोल रहे हैं, मैं वही तो कह रहा हूं, कुछ और बोल रहे हैं, कर्नाटक में जाके कुछ और बोलते हैं, मध्य प्रदेश में आके कुछ और बोलते हैं। तो ये मजहबी रंग जो देने की कोशिश चल रही है, कवायद चल रही है चुनाव की, तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। हमारा कोई नजर नहीं कर रहा है ऐसी बातें। हम तो केवल डेवलपमेंट और लोगों से जन सरोकार का ही मामला उठा रहे हैं ना। ठीक है। आरपी सिंह जी बोलिए। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र है का बिल्कुल सामने प्रतिबिंब। आरपी सिंह जी, एक बार आपको मैं रोकना चाहूंगा, एक बार पीसर को बोलूंगा आवाज दोनों मेहमानों की एक बार बढ़ा दें, क्योंकि आवाज बेहद ही कम आ रही है। आरपी सिंह जी कहिए। जी, देखिए, कांग्रेस तो सीधे सीधे जो मध्य प्रदेश में चुनाव है वो सिर्फ इनके प्रोग्रेस और रिपोर्ट कार्ड पर लड़ रही है। और हमने इनके जितने घोटाले हैं, ऐसा कोई मंत्रालय नहीं है जिसमें घोटाला नहीं है। और जो 50% की बात कर रहे हैं, हम दावे के साथ कर रहे हैं कि आज मध्य प्रदेश जो है 50% कमीशन वाला राज्य है। अब देखिए, 50% छोड़िए ना, मैं या हिंदुत्व की बात कर रहा था, आप 50% पे ले गए। आपके पीछे बिल्कुल नहीं बोला मैंने, आपके पीछे बिल्कुल नहीं बोला मैंने। आप सुनिए, यदि आप में सुनने की क्षमता नहीं तो जनता सुना देगी आपको, जनता समझा देगी, जनता घर भी बता देगी, जनता बोलने का मौका भी नहीं देगी आपको। सुनो, मैं बता रहा हूँ आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है, बिजली पे काम कर रही है, सब जानते हैं। आप ये बताइए, आपके नीति आयोग में सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी है, आपकी क्या आज क्या स्टेटस है? मध्य प्रदेश कहाँ पर है खड़ा हुआ? आप बताइए, आप बताइए। नीति आयोग के आंकड़े ये कहते हैं, नीति आयोग के आंकड़े ये कहते हैं कि बीमारू राज्य से बेरोजगारी बीमारू राज्य से जो गड्ढाग्रस्त राज्य था, बिजली के अभाव में अच्छा ठीक है। आरपी जी एक चीज आप ये बताएं। आरपी जी ठीक है, आ रहा हूँ। ये कहता है शेख साहब आ रहा हूँ। आरपी जी के साथ दिक्कत यही है कि इनके पास कुछ है नहीं रिपोर्ट कार्ड में। रिपोर्ट कार्ड तो चिल्ला रहे हैं। एक बार थोड़ी आवाज बढ़वा दीजिए आरपी जी। नीति आयोग को भी इनकी रिपोर्ट कार्ड पता है कि क्या बदहालियत है, कितना कर्जा है, कर्जा लेके किस प्रकार से घी पी रहे हैं ये, और सिर्फ पोस्टर, बैनर और अखबारों में ऐड देके सरकार चलाना चाह रहे हैं। आपको तकलीफ ये होती है, आपको तकलीफ ये होती है भाई साहब कि मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों को 1,65,000 कर्जा है। अच्छा, अब एक चीज बताइए ना आरपी जी। आप देखिए, आपने बात ही घुमा दी। मैंने सवाल कुछ और पूछा था, आप 50% पे ले आए। आ रहा हूँ शेख साहब, आ रहा हूँ। शेख साहब आ रहा हूँ। उत्पादन में 36% ठीक है शेख साहब आ रहा हूँ। आपको तकलीफ होती है कि 22% संस्थागत प्रसव महिलाओं का होता था, दिग्विजय सिंह के कालखंड में 97% क्यों हो गया? ये पेट दुखता है आपका। ठीक है, आ रहा हूँ आपके पास। आरपी सिंह जी एक बात और बताता हूँ, सदम जी, एक बात और बताता हूँ जी। आप ये बेचारे, मैं तो कहूंगा ये आंखों के अंधे नान नैनसुख जो सामने बैठे हैं, ये रियर व्यू में पूरी की पूरी गाड़ी चलाना चाहते, क्यों नहीं दुर्घटनाग्रस्त होगी? जब आप 2000 को फिर बोले, आप बीच में फिर बोले, आपको बिल्कुल इल्म नहीं है, आपको बिल्कुल इल्म नहीं है किस तरह से डिस्कशन किया जाता है। बेहद ही आप, मैं कहूंगा बेहद बदतमीज इंसान है आप। जब मैं आपके बीच में नहीं बोलता, देखिए, मुझे बदतमीज बोलने से कुछ नहीं होगा। नहीं, अब देखिए ना, अब देखिए दोनों की तरफ से बोला जा रहा। अब मेरा भी तो सवाल ले लीजिए ना। मैं फिर नहीं आरपी सिंह जी ठीक है। आरपी सिंह जी आप एक चीज बताइए ना। तो राजद्रोह का केस चलना चाहिए। इस राज्य को आपने बीमारू राज्य बना दिया था। अरे अब सुनिए ना, यह है कि आप राज्य को खा जाओ, गुलरेज साहब, दीपक की तरह। अरे गुलरेज साहब सुनिए तो सही।
अब गुलरेज जी सुनिए ना। समझाइए प्रदुम जी, इनको एक चीज और समझाइए। मुझे लगता है कि इनकी तालीम ठीक नहीं हुई है, इसलिए इन्हें इल्म नहीं है, चीजों का नॉलेज नहीं है। एक जो प्रोग्रेस होती है, जो प्रगति होती है, वो एक नेचुरल प्रोसेस वो होता तब है। होती है जब और इंफ्रास्ट्रक्चर सही होता है, जब देखिए, बिजली होती है, जब नल होता है, नल में जल होता है, सिर पर छत नल में होती जल है, होता वो है, हमने जब कभी हर किया। हर जेब जो है कर्जे से दबी रहती है, हर व्यक्ति को 1,65,000 का जो कर्जदार बना दिया, तब होता है कर्जे की आपके समय प्रति व्यक्ति 11,000 रुपए थी, आपको तकलीफ होती है, बाबा जी के कार्ड खत्म समय किससे हो गई? नहीं, जो अब मौजूदा स्थिति में जो सरकार योजनाएं चला रही है उससे संतुष्ट हैं आप? अरे आरपी जी आप बताइए ना। अब आपस में आप लड़ते रहेंगे तो फिर देखिए इस तरह की चर्चा नहीं बढ़ पाई, समय बेहद कम बचा हुआ है। आरपी जी आप बताइए ना। लाडली बहना योजना की बात कर लेते हैं, कौशल योजना की बात कर लेते हैं, तमाम योजनाएं सरकार चला तो रही है। देखिए, आज जो भी सरकार योजनाएं चला रही है, तो आप बताइए कि मध्य प्रदेश जो है भारतवर्ष के इंडेक्स में बेरोजगारी में नीचे से क्या तीसरे बात नंबर कर रहे हो भाई में। साहब, क्या बात अब फिर राजस्थान की भी बात करिए आप राजस्थान की भी बात करिए। ये बताइए, राजस्थान की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? राजस्थान की बात करिए, क्राइम रेट क्या जा रहा है यहाँ पे, बेरोजगारी आंकड़ा क्या है राजस्थान का, तो बताइए। क्या अन्य शिक्षा कर्मी हो वो हाहाकार क्यों कर रहे हैं, नहीं, क्या कारण है? अब आरपी जी बताइए ना, आप बताइए ना आरपी जी। निकाला कलंक से जो आपने कलंक अरे ये श्रीमान जी पहले अपना ये लाउड स्पीकर तो बंद करें, तब तो लेकिन अब आप वक्त बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, अब नहीं होने देंगे। अब गुलरेज जी सुनिए ना, उनको एक बार सुन तो लीजिए आप। देखिए 50% वो झूठ बोल रहे हैं ना यार, 50% की स्टैंप के साथ यदि अब आपको लगता है कि आप कुछ भी बोलते रहो, आवाम सच जानती है, हाँ, तो आवाम ने सच 2018 जानती में आपको है, बता दिया था। आवाम सच आवाम ने जानती है, आपको- और आपने- जनता ही जो होती है वो लोकतंत्र में जज होती है, वो ये जस्टिस जनता करेगी और आपको सजा देगी। जो आप झूठे आरोप लगाते हो, जो जनता का माल लूटना चाहते हो, जो मध्य प्रदेश को कलंकित करना चाहते हो, जो करप्टनाथ को बिठाना चाहते हो, उसकी सजा आपको जनता देगी। ठीक है, अब आप ये बताइए ना, अभी आप आंकड़ा गिरा रहे थे कि भाई बेरोजगारी नंबर 1 मध्य प्रदेश आ गया है, अब राजस्थान क्यों नहीं गिना रहे हैं? जो 28,000 घोटाले करके बैठे उन मामूं के बारे में आपको मालूम है इन्फ्लेशन की दर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसी राज्य की है तो वो है राजस्थान की। पूरे इंडिया में इन्फ्लेशन की दर 7.4% है। तो कहाँ के नागरिक हो आप नागरिक? अच्छा, ये राजस्थान के रहने वाले? अच्छा, आप राजस्थान के रहने वाले? इंडिया टुडे का आंकड़ा है, ये इंडिया टुडे का आंकड़ा है। आप एक काम करो, अपनी नागरिकता शिफ्ट करा लो राजस्थान में, ठीक है? अरे भाई, अब नहीं, जब आप मौजूदा सरकार पर सवाल उठाएंगे तो जहां आपकी सरकार है वहां भी तो बात की जाएगी ना, वहां का आंकड़ा क्या है? जब वहां आप आंकड़ा दे नहीं पा रहे तो अब यहाँ क्या आंकड़ा देंगे? वो महत्वपूर्ण है, फिर मध्य प्रदेश हो, यूपी और राजस्थान हो, हमारे लिए भारत भूमि का कण कण महत्वपूर्ण है भाई साहब। हाँ बिल्कुल महत्वपूर्ण है। तो चुनाव राजस्थान में लड़ने जाओगे कि मध्य प्रदेश में लड़ोगे विधानसभा का? हम सब जगह लड़ रहे हैं, सब जगह जीत रहे हैं, राजस्थान में भी जीत रहे हैं, राजस्थान में भी अशोक गहलोत पड़ने वाले हैं। कार्ड को देख लो आप पहले, प्रवक्ता महोदय, आप राजस्थान बाद में पूछिए भी मत। अरे मध्य प्रदेश, आप ये बताओ ना, राजस्थान के आंकड़े सुनकर आपके जम जाता है। मेरा सवाल भी तो यही था ना, जब आप मध्य प्रदेश का गिना रहे हैं तो आप राजस्थान का भी तो बताइए, वहां तो आपकी सरकार है, वहां तो कांग्रेस सरकार है, वहां का भी तो बताइए। देखिए प्रदुम जी, पहले तो मुझे लगता है कि यदि अपन डिस्कशन को स्पेसिफिक रखेंगे तो उसका कुछ नैरेटिव स्थापित होगा सोसाइटी में, जिसके लिए आप ये डिस्कशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बिल्कुल, आंकड़े गिनाने की बात थी ना, आंकड़े गिनाने की बात थी ना। पूरे भारतवर्ष पे आप अगर रखेंगे नहीं, मैंने पूरे भारतवर्ष की बात ही नहीं की ना। अब मौजूदा स्थिति में कोशिश तो आप भी कर रहे हैं सरकार बनाने की, बैठा है उसी से कंपेयर करेंगे ना। तो देखो, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देख के मुझे लगता है कि इनको तो मौन कर दूंगा कि यदि तुम राजस्थान की तरफ देखो, थोड़ा आगे की तरफ देखो, छत्तीसगढ़ को भी देख लो, उसकी स्थिति देख लो, उनकी आज छत्तीसगढ़ की स्थिति ये है, जीडीपी देख लो, उनकी प्रोग्रेस देख लो, उनकी ग्रोथ देख लो, उनका जिस प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट पे एड्रेस किया वो देख लो, जवाब नहीं होता है। देखिए, पहली बात बच्चों ने निर्वस्त्र होकर रॉन्ग कैन नॉट मेक अ राइट। दो गलत उदाहरण से आप कोई सही चीज सिद्ध नहीं कर सकते। एससी वर्ग को निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन करना पड़ा है छत्तीसगढ़ में।
भैया सुनो, अब इस विषय पर तो तुम बोलो नहीं तो अच्छा रहेगा। मध्य दुनिया प्रदेश भर की न्यूज में चला वो, आदिवासियों के अत्याचार मतलब के पूरी मामले दुनिया में में नंबर हिंदुस्तान की 1 नाक है। कटवाई और आपके जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ एक के हमारे भाई मुख्यमंत्री के ने ऊपर कि आपके वहां नेता पर ने हिंदुस्तान में लोगों को निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है ताकि सत्ता उनकी सत्ता के कानों में गूंज जा सके। आदिवासियों की, और मुझे लगता है तो बात ही ना करें तो बेहतर होगा। कम से कम मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की स्थिति है आदिवासियों ठीक की, है। वो निश्चित रूप से मध्य अब प्रदेश ठीक है, में समय कम है, एक फाइनल आदिवासी कमेंट ले लेते हैं। गुलरेज जी बोलिए। एट्रोसिटी होती है तो बुलडोजर भी निकलता है, रासुका भी लगती है, जेल भी होती है। देखिए बुलडोजर निकलता है उसको, हाँ बहुत अच्छी बात छेड़ी आपने। न्यायालय ने आपको रास्ता दिखा दिया है कि आपके विधायक के द्वारा मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में ग्वालियर खंडपीठ ने बता दिया है कि दादागिरी किस प्रकार से नहीं चलेगी। चलिए ठीक है, समय कम है, दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा, समय कम है। गुलरेज जी, आरपी सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं। समय कम है, आपको रोकना चाहूंगा। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, ये 39 सीट जो है बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती हैं क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शन है। कांग्रेस की बात कर लेते हैं, बीजेपी की बात कर लेते हैं, दोनों ही पार्टी की तरफ से पुरजोर तरीके से कोशिशें हो रही हैं। अब आने वाले समय और जनता ये बताएगी कि किस पार्टी को जनता एक बार फिर से चुनती हुई नजर आती है। इस बड़ी बहस में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।